शुरू करते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे और आज हमारा एक रिवीजन क्लास भी है। चलिए, आप सभी को इतना पता है कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। और अभी अभी क्लास शुरू होने के पहले धर्मवीर यानी नितिन, है ना, आपने मुझसे ये पूछा रैखिक युग्म के बारे में बता दीजिए सर। तो सबसे पहले मैं रैखिक युग्म के बारे में बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। तो रैखिक युग्म किसे कहते थे? अगर आप नाम को ध्यान से देखो, उससे वक्त भी मैं पढ़ाते वक्त भी यही बताया था, रैखिक युग्म। युग्म मतलब जोड़ा और रैखिक मतलब एक रेखा पर। तो जब एक जैसे यहाँ पर आपको एक रेखा दिख रही होगी, अब इस रेखा पर एक और रेखा लाइन मैंने इस तरीके से बना दिया, तब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दो कोण आपको बनते दिख रहे होंगे, एक कोण ये वाली, दूसरी कोण ये वाली। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा, एक कोण इसे मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, और दूसरा, ठीक है, मैं आसन कोण भी बता दूंगा, मुझे पता है आसन कोण में काफी लोगों के डाउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो कोण बनते दिख रहे होंगे, कोण एक और कोण दो। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों कोण कैसे हैं? एक ही रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर स्थित है? तो आपको दिख रहा होगा, ये जो नीचे की तरफ मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं, तो कोण एक और कोण दो कहाँ पर स्थित है? एक ही रेखा पर स्थित है। तो इन दोनों कोण को क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। ठीक है, इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। दो कोण अगर एक रेखा पर स्थित है तो क्या कहेंगे? ये दोनों रैखिक युग्म के कोण होंगे। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोण एक और कोण दो रैखिक युग्म के कोण है, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? एंगल वन और एंगल टू को जोड़ोगे तो कितना होगा? सभी लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, कोण एक और कोण दो को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? मतलब मैं पूछ रहा हूं, ये पूरी एंगल कितने डिग्री की होगी? तो ये 180 डिग्री की होगी। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है। रैखिक युग्म में दो चीज आपको याद रखनी है कि एक ही रेखा पर बने दो कोण को क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। पहली बात ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी बात, अगर दो कोण रैखिक युग्म के कोण है, जैसे कोण एक और कोण दो, तो इनका योग 180 डिग्री होगा, यानी ये दोनों समपूरक होंगे। समपूरक क्यों? समपूरक के बारे में मैंने बताया कि दो कोण का योग अगर 180 होता है तो उन्हें समपूरक कहते हैं। ठीक है, लेकिन समपूरक कोण जरूरी नहीं है कि एक ही रेखा पर स्थित हो, लेकिन रैखिक युग्म के कोण एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है, ये समझ में आया? धर्मवीर आप बताओगे यस या नो? आप ही का ये डाउट था। चैट सेक्शन में आप लिख के बता दो। ठीक है, तो रैखिक युग्म में इतना ही चीज आपको जाननी थी, यही चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो कोण एक और दो का योग 180 होगा और एक ही रेखा पर स्थित होगा। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। समीर कुमार, आपने ये पूछा आसन्न कोण फिर से बता दो। तो आसन्न कोण पे आज एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मैं देखिए आपका क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर रहा, आप ये मत सोचना कि मैं आपका क्वेश्चन इग्नोर कर रहा हूं। तो आज आने वाले क्वेश्चन में जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें एक क्वेश्चन आसन्न कोण पे है। तो जब मैं आसन्न कोण का क्वेश्चन डील करूंगा उस वक्त पूरे डिटेल में आसन्न कोण को समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग को पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। तो यहां पर आपको, ये काफी आसान क्वेश्चन है, आपको देखना है कि इनमें से खुली आकृति कौन सी है। चार आकृतियां हैं, और चारों में आप लोग ये देखो कि इन चारों में खुली आकृति कौन सी है, ऑप्शन ए बी सी या डी। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी जल्दी से आंसर करो, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन पे। और जितने भी बच्चे अब तक ज्वाइन हो सभी लोग आंसर करेंगे, क्योंकि इतनी आसान क्वेश्चन है कि आप, ठीक है, आपको जब भी आप आंसर करते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया। आप जैसे ही आंसर करते हो मुझे पता चल जाता है। अच्छा, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं लिखेगा। आप सभी को, आप लोग अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपको पता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना होता है। पवन कुमार, आप ये बताओ कि आपको पोल सेक्शन के बारे में पता है या नहीं?
पवन कुमार के नाम से जो बच्चा है, अगर आपको पूल सेक्शन में के बारे में नहीं पता है तो आप पूछ लो। आप चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखो। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। ऐसा क्यों? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर देना चाहिए। नो सर, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, आज ही ज्वाइन किया तो आप सबसे पहले ये बात सुन लो। सबसे पहले अपना माइक ऑफ कर दो, अब म्यूट कर दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सारी बात। पूरे क्लास में आपको अपने आप को म्यूट रखना है। क्लास का पहला रूल यही है। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में नहीं लिखना है। देखो, अभी तक कोई बच्चे चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखे हैं, सिर्फ आपने लिखा है। तो आपको आंसर कहाँ पर देना है? पोल सेक्शन में जाकर। तो सबसे पहले मैं आपको पोल के बारे में बता दूं कि आपको पोल कहाँ से मिलेगा। देखो, जब भी क्लास चलते रहेगी तो उस वक्त आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये वाली इंटरफेस। आप नीचे की तरफ देखो, आपको तीन बिंदुएं दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तीन बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तभी आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस तीन बिंदु पर क्लिक करोगे, ये सेकंड नंबर वाली इंटरफेस खुल के आएगी। अब यहाँ पर आपको ये एक्टिविटीज का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। ये एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये तीन नंबर की ऑप्शन खुल के आएगी, तीन नंबर वाली स्क्रीन। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोल का, वन पोल एक्टिव लिखा हुआ रहेगा। इस पोल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके चार ऑप्शन होंगे। तो आपको इसमें से जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, मान लो अगर बी आपको सही लगता है तो बी क्लिक करो। और बी क्लिक करने के बाद यहाँ पर वोट का जो ऑप्शन है ये नीले कलर का हो जाएगा, और इस वोट पे आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, इस वोट पे जब आप क्लिक करोगे तभी आपका आंसर मेरे तक आएगा। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो आप क्या करते हैं, पवन कुमार, आप जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सबसे पहले आप चैट में लिखकर बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं। अब पोल सेक्शन में आप जल्दी से आंसर करो, उसके बाद मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब पोल सेक्शन में जल्दी से आप आंसर कर दो। मैं पोल को बस 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ, उसके बाद आपको पोल में क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। तो मैं 5 तक गिन रहा हूँ, जल्दी से। आप लोग अब तक उत्तर नहीं दिए हो तो जल्दी से आंसर कर दो। ठीक है, आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जितने भी बच्चे आंसर दिए हैं अब तक, एक भी बच्चों का आंसर गलत नहीं है। ठीक है, सभी का आंसर सही है। इसलिए मुझे ये पता है कि आप सभी को पता है कि खुली आकृति और बंद आकृति कैसे पहचानते हैं। एक बार रिवीजन के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आपको समझना कैसे। आप इमेजिन कर लो कि आप इस आकृति के अंदर हो। आपको देखना है कि आप इसके बाहर जा पा रहे हो या नहीं। अगर आप इसके बाहर जाओगे तो एक लाइन क्रॉस करके जाओगे। तो बिना लाइन क्रॉस किए हुए आप बाहर की तरफ नहीं जा सकते। तो बिना लाइन क्रॉस किए अगर बाहर की तरफ नहीं जा सकते तो इसे क्या कहेंगे? बंद आकृति है। तो यहाँ पर जितने भी आकृतियां दिख रही हैं, ये वाली ए बी और सी में, तो ये सारी आपको क्या दिख रही होगी? बंद आकृति है। कहीं से भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा। अब अगर ऑप्शन डी को आप देखो तो आपको क्या दिखेगी? आप अगर यहाँ पर हो तो यहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हो, और अगर बाहर हो तो अंदर की तरफ आप जा सकते हो। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी था, और सभी बच्चों ने आंसर सही किया था। ठीक है, तो फिर से आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन में सभी लोग कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे। सभी लोग को देखना है कि इसमें से संरेख बिंदु, यानी पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आपको सभी ऑप्शन को देखना है, सभी ऑप्शन में आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन सही लिख रखा है। इस क्वेश्चन में कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन को देखने होंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही लिख रखा है। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, ए बी सी या डी में कौन सा ऑप्शन सही है। और कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है, आपने दे दिया आंसर, वेरी गुड।
तो इस पे भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, आपको संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु के बारे में पढ़ाया गया था। संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु आपको अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान है। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी आंसर आए हैं, कुछ आंसर ए आए हैं, कुछ बी आए हैं, कुछ सी आए हैं और कुछ डी भी आए हैं, मतलब चारों ऑप्शन आए हैं। तो इसका मतलब कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है और क्या होगा, इसके बारे में हमें क्या क्या जाननी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कुछ बिंदुएं दे रखी है, दो रेखा है और कुछ बिंदुएं हैं उस पे। अब आपको देखना है कि बिंदु संरेख है या असंरेख है। तो सबसे पहले संरेख और असंरेख को हम लोग समझते हैं कि संरेख और असंरेख क्या होते हैं। अच्छा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे, क्या यहाँ पर कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है? कोई इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं क्या? जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो बस अपना लिख के बता दे कि वो इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, जो हिंदी के मीडियम के हैं तो मुझे पता है आप सभी हिंदी के हो। अगर इंग्लिश का कोई भी अगर है तो बता दे। ठीक है, तो सभी हिंदी मीडियम के हो तो कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। संरेख और असंरेख यानी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में हमें जानना है। तो संरेख किसे कहते हैं? अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगी तो उसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। मतलब अगर कुछ बिंदु दे रखी है, आपको क्या करना है? एक रेखा बनानी है और आपको ट्राई करना है कि क्या हम कोई एक रेखा बना सकते हैं जो तीनों बिंदु से होकर गुजर जाए। अगर आप ऐसी रेखा बना पाओगे तो आप कहोगे ये संरेख बिंदु है। अगर आप ऐसा देखते हो कि कुछ बिंदु इस तरीके से दे रखी है, ए बी और सी, ए बी सी, आप बताओ इस ए बी सी से क्या आप कोई एक रेखा बना सकते हो? तो आप देखोगे कि अगर आप ए बी को मिलाते हो तो सी उस पे स्थित नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे? ये तीनों बिंदु कैसी है? असंरेख बिंदु है, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम रेखा नहीं बना सकते तीन बिंदु से जाती हुई तो हम क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु है। तो संरेख और असंरेख में बस इतना ही आपको जानना था। अब हम लोग चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पहला को देखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं कि हमारा ये ऑप्शन क्या है। ठीक है, आपको प्रेजेंट बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हो, हर क्लास में क्या होता है, हर 5 मिनट पे आपकी अटेंडेंस लगती है ऑटोमेटिकली। तो हर 5 मिनट में ये देखा जाता है आप क्लास में हो या नहीं हो, और आपकी अटेंडेंस तब लग जाती है जब आप क्लास में 80% के ऊपर क्लास में रहते हो, तब आपकी अटेंडेंस लगती है। और आप अगर 80% समय में नहीं रहते तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। ठीक है, तो हर 5 मिनट पे यहाँ अटेंडेंस लगता है। तो ए बी ई बिंदु देखो, ए बी ई कहाँ कहाँ पर है? तो अगर मैं देखूं तो बिंदु ए यहाँ है, बिंदु बी यहाँ पर है और बिंदु ई यहाँ पर है। सभी लोग ये बताएंगे कि क्या बिंदु ए बी ई से जाती हुई कोई एक रेखा खींच सकते हो या नहीं? हाँ या ना? यस या नो? तो आपको दिख रहा है कि बिंदु ए बी ई से जाती हुई कोई रेखा हम लोग खींच नहीं सकते। ठीक है, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो ए बी ई कैसी है? असंरेख है। ए बी ई कैसे बिंदु है? ए बी ई असंरेख बिंदु है। जबकि यहाँ ऑप्शन में क्या लिख रखा है? ए बी ई संरेख है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, हमारा सही उत्तर ये वाला नहीं होगा। ठीक है, कोलिनियर लिखा है तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखते हैं। बी सी डी असंरेख है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बी सी डी कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप बी को देखो तो बिंदु बी यहाँ पर है, बिंदु सी यहाँ पर है और बिंदु डी यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप सभी लोग फिर से ये बताओ कि बिंदु बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं? एक ही रेखा पर स्थित है तो वाई, और अगर एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो एन। तो आपको दिख रहा है कि बिंदु बी सी डी तीनों एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। आप तीनों से जाती हुई एक रेखा नहीं खींच सकते। तो बी सी डी के बारे में क्या बोलेंगे? यह असंरेख है ना? तो ये बिंदु कैसी है? असंरेख है, नॉन कोलिनियर है। अगर ऑप्शन बी को आप पढ़ो तो क्या लिख रखा है? बी सी डी असंरेख है, यानी ये सही लिख रखा है। और हमें क्या पूछा गया था? कौन सा ऑप्शन ट्रू है यानी सत्य है? तो हम क्या कहेंगे? हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी। अब आप सभी लोग ये बताएंगे कि क्या आप ऑप्शन सी को और डी को चेक करोगे या नहीं, वाई या एन?
चेक करोगे या नहीं चेक करोगे ऑप्शन सी और डी को? ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुने। अगर आपका बहुविकल्पीय चैप्टर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है, मतलब चार ऑप्शन है जिसमें से एक ही उत्तर सही हो सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि इन चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा। ठीक, तो अगर एक ही ऑप्शन सही है और आपको पता है कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ऑप्शन सी और डी को चेक करो। समय बचाने के लिए एग्जाम में आपको सीखने के लिए आप सी और डी को देख सकते हो। ठीक है, आप अगर सी और डी को देखना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि सी और डी गलत ऑप्शन है, लेकिन एग्जाम में आप क्या करोगे, जब आपको मिल जाता है कि हमारा ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, तो हम यहाँ पर इसको टिक मारेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन सी और डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करोगे, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन को चेक कर दे रहा हूँ, एक ऑप्शन को ए बी डी के बारे में चेक कर रहा हूँ, तो ए बी डी आपको क्या दिख रही है, ए यहाँ पर है, बी और डी, तो फिर से आपको दिख रही है कि ए बी डी कैसी है, असंरेख है, जबकि यहाँ क्या लिख रखा है, ए बी डी संरेख है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये भी गलत है। तो उसी तरीके से सी भी आपको गलत मिल जाएगी क्योंकि एक ऑप्शन हमारी सही हो चुकी है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप एग्जाम देते हो तो उस वक्त आपको समय बचानी होती है। तो जब भी अगर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर मिल जाता है, आप श्योर हो कि हमारा ऑप्शन ए सही है, तो आप ऑप्शन ए को टिक मार दो, बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, सभी को यह बताना है कि एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं। किरण मैंने पढ़ाया था, आप सभी को यह बताना है किरण में कितने अंत बिंदुएं होती है। सभी लोग ये बताएंगे एक किरण में कितने अंत बिंदु होती है। किरण, रेखाखंड और रेखा, ये तीन चीज मैंने पढ़ाई थी, रे, लाइन सेगमेंट और लाइन। तीनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे और तीनों के अंत बिंदु के बारे में पढ़ाया था। तो आपको ये बताना है किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं। जितने भी बच्चे अभी तक हैं सभी लोग जाकर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जैसे ही आप आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है आपने आंसर दे दिया। नहीं, कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा, मैंने पहले ही बोला कि कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। आप पोल सेक्शन में जाओ और पोल सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, तो आप पोल सेक्शन में जाओ, काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए बस 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद हम लोग पोल को एंड करें। तो अभी तक आप लोग अगर आंसर नहीं दिए हो तो जल्दी से जाओ और पोल में आंसर करो, एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, एक, दो, तीन या चार। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो किरण के बारे में अगर आपको याद हो तो किरण में मैंने क्या पढ़ाया था, किरण को हम कैसे पहचानते हैं। तो किरण के लिए मैंने बताया कि इसके एक सिरे पर तीर का निशान बना होगा। इसे मैं अगर ए बी नाम दूं तो मैं ये बताया था कि किरण में एक सिरे पर तीर का निशान बना होगा। अब तीर का निशान का मतलब क्या होता है, तीर का निशान मतलब आप बीच, यहां पर जैसे आपको दिख रहा है बी पर मैंने तीर का निशान बनाया, तो इसका मतलब यही है कि बी की तरफ से आप इसे अनंत तक बढ़ा सकते हो, इसे आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप जब इसे अनंत तक बढ़ा सकते हो तो बी को आप अंत बिंदु नहीं बोलोगे, क्योंकि यहां पर इसका कोई अंत नहीं हो रहा है ना। तो आप बी को बढ़ा सकते हो, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसे हम अंत बिंदु नहीं बोलेंगे। अब अगर आप ए को देखो, मतलब किरण ए बी के सिरे ए को, तो इसे मैं हटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। अब आप सभी लोग सिरा ए को देखो, जहां पर मैंने ए बनाया है, तो ए के पास आपको दिख रहा है कोई भी तीर का निशान नहीं है, तो तीर का निशान नहीं है, इसका मतलब आप ए को इस तरफ बढ़ा नहीं सकते, है ना, बढ़ा नहीं सकते। तो जब बढ़ा नहीं सकते तो इसे क्या कहेंगे, अंत बिंदु कहेंगे। तो किरण में कितने अंत बिंदु हुए, बी तो अंत बिंदु नहीं हुआ क्योंकि आप इसे बढ़ा सकते हो, तो अंत बिंदु सिर्फ एक हुआ। तो एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग याद रखना किरण में एक अंत बिंदु होते हैं,
ठीक है, सॉरी बोलने की अगर आपकी आंसर गलत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बाकी चीज ये देखें, और मैंने क्या पढ़ाया था, रेखा के बारे में बताया था और रेखा खंड के बारे में बताया था। सभी को मैं नाम ए बी ही दे दे रहा हूं, तो अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ चैट सेक्शन में लिखने, तो अब आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर मैं रेखा के बारे में पूछ रहा हूँ, रेखा में कितने अंत बिंदुएं होती है, सभी लोग ये बताएंगे रेखा में कितने अंत बिंदुएं होती है। तो रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होती है। सभी लोग जिनके जो भी आंसर दो बोल रहे हैं, दो अंत बिंदु होती है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफी बच्चे गलत बता रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। रेखा में आप अगर बिंदु यहां पर आप देखो, ये जो मैंने बना रखी है ए बी, ये एक रेखा है, तो आप बी के तरफ भी देख पा रहे हो, यहां भी तीर का निशान है और ए पर भी तीर का निशान है, मतलब दोनों ही तरफ तीर का निशान है। तो अब मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। तो रेखा के बारे में जब मैं बोलूं, तो आप बोल सकते हो आप इसे बी की तरफ भी बढ़ा सकते हो और ए की तरफ से भी बढ़ा सकते हो, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, ठीक है। तो किसी भी रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। रेखा खंड के बारे में अब मैं पूछ रहा हूँ, रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, सभी लोग ये बताएंगे। ये रेखा खंड है, तो रेखा खंड में दो अंत बिंदु होते हैं। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपसे रेखा के बारे में पूछी जा रही है या रेखा खंड के बारे में पूछी जा रही है। तो जब भी मैं बोलूँ रेखा, सभी लोग अब ध्यान से सुनेंगे, जब भी मैं बोलूँ रेखा, तो आपको ये इमेज ध्यान में आनी चाहिए जिसके एक भी सिरे पर तीर का निशान नहीं है, इसमें दो अंत बिंदु होगी। अगर मैं बोलूं किरण, तो आपको ऐसी इमेज ध्यान में आनी चाहिए, मतलब एक सिरे पर तीर का निशान है, तो हम क्या कहेंगे, एक तरफ से इसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए एक अंत बिंदु ये वाली हुई। और अगर मैं बोलूं रेखा, तो रेखा में दोनों ही तरफ तीर का निशान है, इसलिए इसमें एक भी अंत बिंदु नहीं होंगे, ठीक है। ये सभी चीजें आपको समझ में आई या नहीं, वाई या एन टाइप करके बताएंगे। रेखा जीरो, किरण एक, रेखा खंड दो, वेरी गुड। संजय सिंह के नाम से जो ये बच्चा है, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप लोग ये बताएं अब आगे बढ़ा जाए या नहीं। अच्छा, आप सभी लोग ये बताएंगे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। हो सकता है कुछ सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन ना दिख रही होगी, लेकिन अब दिखने लगी होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो फिर से आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप सभी लोग जाएंगे और यहाँ पर बताएंगे दो समांतर रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। सभी लोग ये बताएंगे कि दो समांतर रेखा के बीच कोण कितना होता है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग सोच के बताएंगे। नहीं, चैट सेक्शन में कोई नहीं लिखेगा। दीपिका के नाम से जो ही बच्चा है, बार बार आप चैट सेक्शन में लिख रहे हो, हिमांशु भी आप बार बार चैट सेक्शन में लिख रहे हो। आप अगर चैट सेक्शन में बार बार लिखोगे तो मुझे चैट बंद करना पड़ेगा, है ना। तो आप पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। आप पोल सेक्शन में जाओ और आंसर कर दो। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये चीज मैंने डायरेक्टली क्लास में नहीं पढ़ाई थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने क्लास में नहीं बताए थे कि दो समांतर रेखा के बीच कोण कितना होता है। समांतर रेखा के बारे में पढ़ाया था और उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें बताई थी। तो आप लोग ये ध्यान देना कि समांतर रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, ये सोच के आंसर करो, उसके बाद मैं इस पे डिस्कस करूंगा। तो आप सोचो कि दो समांतर रेखा के बीच 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 0 डिग्री, कितने डिग्री का कोण बन सकता है। ठीक है, अब बस पोल को एंड करूंगा जल्दी से, अभी तक आप लोग उत्तर नहीं दिए हो तो जल्दी से आंसर दो। बस आखिरी 5 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो दो समांतर रेखा के बीच का कोण। तो समांतर रेखा अगर आपको याद हो तो मैंने क्या पढ़ाया समांतर रेखा में। कोई दो रेखा अगर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर रेखा में दो चीजें आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था, क्या क्या। दो समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दूसरी बात कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, मतलब अगर दो समांतर रेखा के बीच की आप देखो दूरी तो हमेशा बराबर होगी। जैसे कि ट्रेन की पटरी की दूरी हमेशा समान होती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी और दूरी उन दोनों के बीच की समान होगी। अब अगर एक चीज और आप ध्यान दो, तो तीसरी बात यहां पर आज आप लोग ध्यान देना कि दो समांतर रेखा के बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ये भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। दो समांतर रेखा के बीच कोण कितना होता है, 0 डिग्री का कोण होता है। यह भी नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन में 0 डिग्री क्यों सही है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन बी को। तो यदि कोई दो रेखा है जिसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसे लंबवत रेखा कहेंगे, है ना। तो इसे क्या कहते थे, लंबवत रेखा। तो इसे हम लोग पर समांतर या पैरेलल लाइंस तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो समांतर तो बिल्कुल नहीं है। और कैसी रेखा है, लंबवत रेखा है। जब भी मैं ये पढ़ा रहा था रेखाओं के प्रकार, तो उसमें तीन चीज मैंने पढ़ाई थी। वो तीन चीज क्या थी, पहली थी प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी समांतर रेखा और तीसरी लंबवत रेखा। तो ये अगर 90 डिग्री होगा तो लंबवत रेखा कहलाएगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर दो रेखा के बीच 45 डिग्री या 60 डिग्री बनेगी तो क्या होगी। ठीक है। तो यदि मैं कोई एक रेखा बनाऊं इस तरीके से और दूसरी रेखा इस तरीके से, इन दोनों के बीच अगर मैं बोल रहा हूं कि या तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है या 45 डिग्री का कोण बन रहा है, कुछ भी कोण अगर बन रहा है, कितने भी डिग्री का कोण बने, दो रेखा के बीच अगर कितने भी डिग्री का कोण बने, यानी उनके बीच का कुछ झुकाव है। कोण का मतलब क्या, कुछ झुकाव है। तो अगर झुकाव है तो ये दोनों कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पर जाकर कट करेगी, मतलब एक बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद करेगी। और अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वह समांतर नहीं हो सकती, वो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है। तो सभी लोग ये समझ गए होंगे, कभी भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं हो सकता, बी तो लंबवत रेखा हो जाएगी, ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और ऑप्शन डी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर दो रेखा के बीच में 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री बने तो ये सभी क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। ठीक है। अगर दो रेखा के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है मतलब झुकाव नहीं है। अगर दो रेखा के बीच में झुकाव इस तरीके से होगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके काटेगी एक दूसरे को और उसे प्रतिच्छेदी कहेंगे। 0 डिग्री का मतलब ये दोनों झुकी हुई नहीं है, यानी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और जो भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी उसे ही हम समांतर रेखा कहेंगे, उसे ही हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं, वाई या एन। फिर हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ गया तो फिर से आपके सामने क्वेश्चन है सभी लोग। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, सभी को बस ये देखना है कि इस फिगर में कितने भुजाएं हैं और कितने कोण। बस आप लोग, काफी कम समय मैं लूंगा इसमें, जल्दी से आप लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें, क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है। बस आपको देखना है ये जो भी आकृति है इसमें भुजा कितनी है और कोण कितनी, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स। तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाए और पोल सेक्शन में आंसर कर दे। तो जल्दी से बस देखें कि इसमें से जो भी दे रखी है आकृति, इसमें कितनी भुजा है और कितनी कोण है, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। तो अब मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस 5 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर करो। उसके बाद हम लोग पोल को एंड करके देखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, अब मैं पोल एंड कर रहा हूं।
तो यहाँ पर जो भी आकृति दे रखी है, अगर मैं इसका नाम दे दूं, तो अगर मैं इसका नाम दे रहा हूं ABCDE और F, तो भुजा के बारे में मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर आकृति है जिस भी रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई होती है उसे ही हम भुजा कहते हैं। तो यह किस रेखाखंड से मिलकर बनी है? तो पहली आपको दिख रही होगी यह ए बी, जिसे मैं अभी दिखा रहा हूं, यह एक ए बी रेखाखंड है। दूसरी बी सी। इसी तरीके से आप सभी बाउंड्रीज को देखो, सभी रेखाखंडों को देखो, तो आप गिनती करो, एक, दूसरी बी सी, 3 CD, 4 ED, 5 FE और 6 AF। तो यहां हमें क्या मिल रही है? भुजा 6 है, बिल्कुल सही। भुजा यहाँ पर कितनी है? 6 है। तो हम क्या कहेंगे? भुजा 6 है। अब अगर आप सभी को ऑप्शन को देखो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ हमारा एक ऑप्शन ए है जिसमें भुजा 6 दिख रही है। तो यहाँ पर हम बाकी ऑप्शन, बाकी कोण आपको गिनने की जरूरत भी नहीं है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो विकल्पीय वाला, तो एग्जाम में आपको समय बचानी। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हो कि भुजा की संख्या आपको 6 प्राप्त हो गई और एक ही ऑप्शन है जिसमें भुजा की संख्या 6 दे रखी है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा बी तो सही आंसर हो ही नहीं सकता, सी हो ही नहीं सकता और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 भुजा किसी में नहीं दे रखी है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर भी अगर आप कोण देखना चाहो तो सभी कोण को मैं दिखाऊं तो मैंने ये बताया था कि जहां पर भी दो भुजा मिलती है, दो भुजा जहां पर भी मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगा। और यहाँ पर जब कोण की बात की जा रही है तो अंदर वाले कोण को आपको गिनना है, बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है उसको आपको नहीं गिनना है। ठीक है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सभी कोण को आप देखो तो आपको दिख रही है 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 कोण आपको बनते हुए दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कोण कितने हुए? 6 और भुजा भी 6। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो आप भुजा जब देख लो तो आप देखो कि ऑप्शन में भुजा 6 कहाँ दे रखी है, तो हो सकता है फिर भुजा गिन के क्वेश्चन जल्दी से कर पाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है? सभी लोग ये बताएं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें या नहीं, वाई या एन? सभी लोग ये बताएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें या नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर आपको एक कोण दिखाया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें से प्रतिवर्ती कोण कौन सी है। सॉरी, ये बताना है कि इसमें से ये जो कोण दी रखी है इसमें कौन सी कोण दिखाई गई है। हाँ संजय सिंह, आपका कोई डाउट है क्या? यहां पर आपको देखना है कि ये जो कोण दिखाई गई है ये किस तरीके के कोण है। ठीक है, एक चीज और आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर जब मैं कोण के बारे में पूछ रहा हूं तो ये वाली कोण के बारे में मैं पूछ रहा हूँ जो बाहर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाल कलर से दिखाया गया, ये अंदर वाली कोण के बारे में कोई नहीं बताएगा। इस क्वेश्चन में बाहर वाले कोण की बात की गई। तो सभी लोग ये बताएंगे कि बाहर वाले जो कोण है वो किस तरीके का कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, आपका आंसर है अधिक कोण। तो आपको क्या करना था, चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखना था, है ना? सबसे पहली बात पोल सेक्शन में आंसर देना है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये पोल सेक्शन में आंसर दे, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। अगर आप बार बार चैट में लिखोगे तो फिर मुझे चैट को बंद करना पड़ेगा। और काफी कम बच्चे हो आज, तो फिर मैं ये नहीं चाहता कि बार बार मैं चैट को बंद करूं ऑन करूं, है ना? चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं, जल्दी से आप लोग जाओ और पोल सेक्शन में आंसर करो, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहां पर दे रखा है कि नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन से कोण के बारे में पूछी जा रही है? ये बाहर की तरफ वाली कोण के बारे में पूछी जा रही है। अब अगर आप देखो तो ये कोण के बारे में आप क्या कह सकते हो, इसकी माप कितने डिग्री की होगी।
तो एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते कि इसकी माप कितने डिग्री की होगी, लेकिन इसके बारे में आप क्या क्या बातें बोल सकते हो ये देखो। सभी लोग ये बताएंगे, अगर मैं यहां पर एक रेखा इस तरीके से खींच दूं, तो आप सभी लोग ये बताएं कि ये जो मैं अभी हरे कलर से बना रहा हूं, इसका माप कितना होगा, इतना कोण का माप कितना होगा। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। जो हरे कलर का कोण मैं अभी दिखा रहा हूं, उसका माप 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाली जो कोण मैं पूछ रहा था, इसका माप 180 डिग्री से तो अधिक है, क्योंकि इतना तक अगर 180 है तो ये 180 डिग्री से अधिक है। तो जिस भी कोण की बात की जा रही है वो 180 डिग्री से अधिक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पूरे कोण का माप कितना होगा, ये पूरे जो मैं अभी ब्लू कलर से बना रहा हूं, इस पूरे कोण का माप कितना होगा, सभी लोग बताएंगे चैट सेक्शन में लिखकर। जो अभी आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये पूरे कोण का माप कितना होगा। 360 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये पूरा अगर 360 है, तो इतना 360 से कम है। तो हमें दूसरी बात ये पता चली कि जिस भी कोण की बात की जा रही है, वह 360 डिग्री से कम है। अब हमें दो चीज पता चल गई कि हमारी कोण जो है 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। अब हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो न्यून कोण के बारे में आपको पता है, न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो उसे न्यून कोण कहेंगे। समकोण किसे कहेंगे, ऐसे कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहेंगे। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते थे, ऐसे कोण, प्रतिवर्ती के पहले आप ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण को देख लो। अधिक कोण किसे कहते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे, ऐसे कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और हमने अभी क्या बताया कि ये कोण जो दे रखी है वो 180 से अधिक है और 360 से कम है। हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी यह हमारा प्रतिवर्ती कोण है। अब सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं। जिनका भी आंसर गलत हुआ था उनको यह समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्यों गलत हुआ। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। तो ये चार कोण के बारे में मैंने अभी बता दिया। दो कोण और रह गए। दो कोण में मैंने क्या बताया था, एक संपूर्ण कोण जिसका माप 360 डिग्री होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। और एक चीज और क्या था, रिजु कोण, यानी एक ही रेखा पर बने कोण, इसको हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिजु कोण। तो ये 6 कोण के बारे में मैंने पढ़ाया था। चलिए, अब यहाँ पर आपको फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है, दो कोण दिख रहे हैं, आपको बताना है ये दोनों कोण किस प्रकार के कोण हैं। सभी लोग बताएंगे ये जो भी दो कोण बना के दी गई है, ये दोनों किस प्रकार के कोण हैं। अब आंसर करने के पहले आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पूरक, समपूरक, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कहेंगे एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण यानी ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी के बारे में आपको नहीं पता है, क्योंकि अब तक मैंने वो चीजें आपको नहीं पढ़ाई है ना। तो आप सब ये बोल सकते हो कि ऑप्शन सी और डी क्या लिखा है मुझे ये नहीं पता। तो आपके लिए ऑप्शन ए और बी में चुनना है आपको, यह पूरक कोण है या समपूरक कोण है। तो एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में अब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आप लोग ये बताओ कि ये दोनों कोण पूरक कोण है या समपूरक कोण है। सभी लोग पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे। वेरी गुड, आपने आंसर दे दिया तो अच्छी बात है। तो जल्दी से देखें, अगर पूरक और समपूरक आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर पाओगे। अब बस 5 सेकंड और रुकेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें। फिर मैं यहाँ से पोल एंड करूंगा और फिर डिस्कस करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यानी
ये जो भी दो कोण दे रखे हैं यह पूरक है या समपूरक है। यहाँ पर सी और डी के बारे में बताया कि सी और डी क्या लिखा है, मैं कहूंगा कि इसके बारे में हम लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा, ये हमें नहीं पता कि ये क्या होती है। ठीक है, पूरक समपूरक। तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई दो कोण है उनको अगर जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर उन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो तो उसे समपूरक कहते हैं। तो अगर सबसे पहले सभी लोग म्यूट रखेंगे। ठीक है, संजय सिंह आपने चैट में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, जो भी आपने लिखा है बिल्कुल ऑब्ट्यूस एंगल में बस आपको लिखना होगा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर मैं बोलूं ये 23 डिग्री को मैं नाम एक्स दे दे रहा हूं और 67 डिग्री को नाम वाई दे दे रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? एक्स और वाई को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 23 और 67 को आप जोड़ोगे तो आपको 90 मिलेंगे। तो ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ये दोनों कैसे कोण है? पूरक कोण है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? मान लो अगर कोई दो कोण है उनको जोड़ने पर अगर 180 डिग्री प्राप्त होती तो उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उन दोनों कोण को क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, पूरक या समपूरक की बात जब भी की जाएगी तो दो कोण की बात की जाएगी। आपको यह देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है या नहीं। जब जोड़ोगे 90 प्राप्त हो तो पूरक, 180 प्राप्त हो समपूरक। इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो अगर आप लोग एक कोण अगर मैं कह दूं 20 डिग्री की और दूसरी कोण 160 डिग्री की, तो ये दोनों कोण कैसे हैं? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ये दोनों पूरक है या समपूरक है। एक कोण 20 डिग्री है और दूसरी 160 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब समपूरक कोण है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दोनों कैसी है? सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी समपूरक कोण है। तो 20 और 160 को आप जोड़ोगे तो 180 मिल रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये दोनों समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, तो फिर से आपको यहां पर आसन्न कोण पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं आसन्न कोण के बारे में बता दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका आसन्न कोण से कुछ डाउट था, तो सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आसन्न कोण जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी काफी बच्चों के डाउट आए थे। तो अगर आज भी, हाँ आपका डाउट है, मुझे याद है समीर कुमार का डाउट है, आप शुरू में ही पूछा था आपने। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को पहले आप आंसर कर दो, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आसन्न कोण से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा, तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर जो भी दो कोण की बात की जा रही है ए और बी, ये दोनों आसन्न कोण है क्या? यस या नो? अगर यस तो ऑप्शन ए, नो तो ऑप्शन बी। सभी लोग आंसर करें। चलिए, अगर आप लोग अब तक उत्तर नहीं किया तो जल्दी से जाओ, मैं बस 5 सेकंड रुकूंगा और इसको एंड करूंगा और उसके बाद आसन्न कोण को डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी लोग अब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आसन्न कोण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी काफी बार बोला कि आसन्न कोण सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों के डाउट भी होंगे। ठीक है, तो आसन्न कोण में क्या क्या चीजें होती है सभी चीजें को आप ध्यान से सुनोगे। तो आसन्न कोण जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, तीन कंडीशन होती है। उसके भी पहले आप ये ध्यान देना कि आसन्न कोण की जब भी बात की जाएगी, स्पेशली समीर कुमार और बाकी सभी बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जब भी आसन्न कोण की बात की जाएगी वहां पर दो कोण होंगे, हमेशा दो कोण की बात की जाएगी और आपको यही पूछा जाएगा कि चेक कीजिए कि ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे? तीन कंडीशन अब मैंने बताई थी, वो तीनों कंडीशन को आप देखोगे। तीनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी, सही होंगी, तभी हम बोलेंगे ये दोनों आसन्न कोण है, अदरवाइज बोलेंगे आसन्न कोण नहीं। ठीक है, तो देखते हैं तीनों कंडीशन क्या क्या थी। ठीक,
आसन्न कोण के बारे में मैंने एक चीज और बताया थी, पड़ोस वाले कोण को आसन्न कोण कहते हैं, बगल बगल के रहेंगे। ठीक है, तो कैसे बगल के रहेंगे? सबसे पहली कंडीशन थी उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा, आप सभी लोग ये बताओगे चैट सेक्शन में लिखे उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब आपको पता है या नहीं, हाँ या ना? उभयनिष्ठ शीर्ष, हाँ कॉमन होता है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि जो भी कोण की बात की जा रही है, जो दो कोण की बात की जा रही है, यह कोण उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ होने चाहिए। ठीक है ना? तो अलग, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, अलग अलग तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको चेक करनी है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। तीनों कंडीशन को आप देखोगे तो सभी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। समझ में कैसी आएगी? कंडीशन से आएगी। तो यहां पर मैं दो कोण बना रहा हूं, एक कोण ए और दूसरी कोण बी। ठीक है, अब आप कोण ए और कोण बी को ध्यान से देखो तो आप क्या कह पाओगे? कोण ए और कोण बी में एक भुजा, ये जो बीच में आपको दिख रही है, जिसे मैं हरे कलर का बता रहा हूं, सभी लोग ये चैट सेक्शन में लिख के बताएं कि जो मैं हरे कलर से बना रहा हूं भुजा, वो कोण ए का भाग है या नहीं, हाँ या ना? कोण ए का भाग है या नहीं? पहले वाले कोण ए का भाग है या नहीं? तो आपको दिख रहा है हरा वाला जो है कोण ए का भी भाग है और ये कोण बी का भी भाग है। तो हमें दिख रहा है कि हरा वाला जो है कोण ए में भी आ रहा है और कोण बी में भी आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा। तो हमें मिल रही है कि हाँ, हमारी उभयनिष्ठ भुजा तो है, दोनों ही में है। अब शीर्ष की बात करते हैं, तो कोण ए का शीर्ष कौन सा है? जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है वहां पर शीर्ष बनता है। तो अगर मैं इसे नाम दे दूं ओ, तो आपको दिख रहा है कोण ए का शीर्ष क्या है? कोण ए का भी शीर्ष ओ है और कोण बी का भी शीर्ष ओ है, मतलब दोनों ही का शीर्ष ये वाली बिंदु है। तो आप सभी लोग को दिख रहा होगा कि कोण ए या कोण बी, जिसके भी बात की जा रही है, दोनों का शीर्ष क्या है? ओ है। और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? अगर मैं ओ एम नाम दे दूं तो ओ एम उभयनिष्ठ भुजा है और शीर्ष उभयनिष्ठ ओ। ठीक है, तो मतलब आपको दिख रहा है कि कोण ए और कोण बी का शीर्ष तो ओ ही है। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन थी कि तीसरी कंडीशन उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखो कि एक कोण ए जो है ये ऊपर की तरफ है और कोण बी नीचे की तरफ है, मतलब दोनों अलग अलग तरफ है। तो यही हमारी तीसरी कंडीशन होती है कि दोनों कोण अलग अलग तरफ होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हमें कोण ए और बी अलग अलग तरफ दिख रहे हैं, इस वाली इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या कहेंगे? कोण ए और बी आसन्न कोण है, क्योंकि तीनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, अब सभी लोग जो क्वेश्चन मैंने दिया था उस क्वेश्चन की बात करते हैं। या मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, यहां पर आपको उभयनिष्ठ भुजा दिख रहा है या नहीं? सभी लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कौन ए और बी में उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं, यस या नो? यस। तो हमें दिख रहा है कि एक भुजा, अगर मैं इसे नाम दे दूं पी क्यू आर एस, तो हमें दिख रहा है कि क्यू आर एक ऐसी भुजा है जो कोण ए में भी आता है और कोण बी में भी आता है। तो हमें दिख रही है क्यू आर भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब बात करूं उभयनिष्ठ शीर्ष की। तो आप ये बताओ कोण ए का शीर्ष कौन सा है? तो कोण ए का शीर्ष आपको दिखेगा कि क्यू है, बिंदु क्यू कोण ए का शीर्ष है। और कोण बी का शीर्ष कौन सा है? कोण बी का शीर्ष आर है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि दोनों ही कोण का शीर्ष अलग अलग है। ठीक है, तो कोण ए और बी का शीर्ष अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे? ये वाली कंडीशन हमारी सही नहीं हो रही। हालांकि अगर हम तीसरी कंडीशन को तो नहीं देखेंगे, यहीं पर हम बोल देंगे क्या कि क्योंकि ये कोण, ये दी गई कोण के शीर्ष अलग अलग है, तो हमारी ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं होगी। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका यस नहीं होगा। यानी ये दोनों कोण आसन्न कोण
नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का शीर्ष अलग अलग है। हालांकि अगर आप तीसरा कंडीशन देखो, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप देखो तो आप क्या देखोगे कि दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ है, यानी तीसरी कंडीशन हमारी सही है। फिर भी एक भी कंडीशन अगर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, आपका बिल्कुल सही है, आपने बोला ए का शीर्ष क्यू है और बी का शीर्ष आर है, तो बिल्कुल सही। लेकिन हम क्या कहेंगे, अलग अलग शीर्ष हो जाने के कारण ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ये बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं। समीर कुमार, आप भी बताओगे, आपको आसन्न कोण में अब भी कोई डाउट है क्या? अगर कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे। यहां पर जो कोण तीन आपको दिख रही है, इसे मैं नाम दे दे रहा हूं कोण पी, और इसे मैं नाम दे रहा हूं कोण क्यू। आप सभी लोग बताएंगे कोण पी और क्यू आसन्न कोण है या नहीं। कोण पी और क्यू आसन्न कोण है या नहीं? ठीक है, ये तीन दोनों आसन्न कोण है, क्योंकि कोण पी और क्यू में आपको एक भुजा उभयनिष्ठ दिख रही है, इसे मैं अभी हरे कलर से बना रहा हूं। ये दोनों कोण के शीर्ष कॉमन है, और ये दोनों अलग अलग तरफ है, तो इसलिए ये आसन्न कोण होंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन और सभी लोग बताएंगे। यहां पर फिर से मैं दो कोण बना रहा हूं, एक कोण ये वाली है और दूसरी कोण ये पूरी है। तो आप सभी लोग बताएंगे ये दोनों कोण ए और बी आसन्न कोण है या नहीं, यस या नो। सभी लोग ये बताएंगे ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं, यस या नो। तो बिल्कुल, वेरी गुड, सभी लोग के आंसर सही आ रहे हैं। आसन्न कोण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इसमें दिखेगा, अगर मैं कोण ए और बी की बात करूं तो एक भुजा आपको उभयनिष्ठ दिख जाएगी, शीर्ष भी उभयनिष्ठ दिख जाएगी, लेकिन फिर भी आसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों कोण एक ही तरफ है, तो एक ही तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, आज की लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो आपके पास आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। आपको यहां पर बताना है कि इसमें दी गई कोनों में कौन से शीर्षाभिमुख कोण है। सभी लोग होल सेक्शन में जाए और आंसर करें। अब आपको पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग जाएं और आंसर करें। यहाँ पर जो भी कोण दे रखी है उसमें कौन सा शीर्षाभिमुख कोण है, पहचानना है आपको शीर्षाभिमुख कोण को। ठीक है, आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड। अगर आप रेगुलर क्लास करोगे तो ये सारी आंसर आप काफी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाई है ना। ठीक है, आपने आंसर दे दिया, बहुत अच्छी। लेकिन काफी बच्चों ने अब तक आंसर नहीं दिया है, तो जल्दी से आप देखें कि इसका सही आंसर क्या है और आंसर करें। और सभी बच्चे अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। अपना कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना कैमरा ऑफ रखोगे पूरे क्लास के दौरान। आपको कैमरा ऑफ रखनी है, अपना माइक को भी बंद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये देखो कि जब भी दो रेखा एक दूसरे को कट करेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ पर चार कोण बनते हुए दिखेंगे। एक कोण ये, एक कोण ये, तीन, चार, तो चार कोण आपको बनते दिखेंगे। तो इसमें से शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? तो जो दो कोण आमने सामने की होगी, जैसे अगर मैं कोण एक की बात करूं तो एक के सामने आपको दिख रहा है कोण तीन, ठीक। और अगर दो की बात करूं तो दो के सामने आपको क्या दिख रहा है, दो के सामने चार। तो हम क्या कहेंगे, उसी तरीके से इस इमेज की भी आप बात करो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, तो इस इमेज के भी आप बात करो, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा कि कोण एक के सामने कोण तीन है, और कोण दो
के सामने कोण 4 है, तो कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 3, कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर आप देखो, सभी ऑप्शन को आप देखोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोण 1 और 3 कैसी है, शीर्षाभिमुख कोण है। बाकी कोई भी ऑप्शन को आप देखोगे तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण नहीं दे रखा है। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैंने और क्या बताया था, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर कोण 1 का मान 60 डिग्री है तो कोण 3 का मान कितना होगा, सभी लोग बताएंगे। कोण 1 का मान अगर 60 डिग्री है तो कोण 3 का मान कितना होगा। तो कोण 3 का भी मान 60 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं, ये मैंने बताया था। तो यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कोण 1 का मान कोण 3 के बराबर होगा, और कोण 2 का मान कोण 4 के बराबर होगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी थी। अब आप सभी को इतनी बातें शीर्षाभिमुख कोण तक सभी क्वेश्चन आपकी क्लियर हुई। अब बाकी चीजें क्या करेंगे, क्योंकि आज काफी कम बच्चे आए थे, क्योंकि आज एक तरीके से फेस्टिवल है, कल परसों ही दिवाली खत्म हुई है और आज भी भाई दूज है ना। तो आप सभी, इसलिए मैंने आज रिवीजन सेशन करवाया। और कोई भी डाउट हो तो आप अब पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास अब लेफ्ट कर सकते हो।